हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट एमपीपीएससी जीके की एमसीक्यू सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और टॉपिक वाइज ये एमसीक्यू सीरीज चल रही है, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, लगातार चल रही है। और ये इसका अगला पार्ट है, जिसमें कि मैंने अगला टॉपिक राज्य खाद्य आयोग पर ये पूरा के पूरे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेके आया हूँ, जो कि एमपीपीएससी 2020 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के बारे में पूरी जानकारी है। और इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो नया सिलेबस है एमपीपीएससी 2020 के लिए, जो राज्य लोक सेवा आयोग ने जो तैयार किया है, उसके अनुसार इसमें पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, साथ में वीडियो को शेयर कीजिएगा। अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि अन्य परीक्षार्थी जो कि एमपीपीएससी 2020 की तैयारी कर रहे हैं, वो भी इस वीडियो को देखकर वो सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें जो कि एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। और लगातार मेरी इस सीरीज से जुड़े रहने के लिए मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लें, ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, ठीक है ना, जिससे कि आपको सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले। याद रहे, ऑल का रेडियो बटन आपको क्लिक करना है, देन आपको सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना है, तभी आपको सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे और लगातार सारे वीडियोस आप देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करता हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक बटन जरूर उसका प्रेस कीजिएगा। चलिए, तो ये आ गया आपका राज्य खाद्य आयोग के बारे में पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये आ गया पहला प्रश्न आपके सामने। राज्य खाद्य आयोग एक है, क्या है ये? सांवैधानिक निकाय, सांविधिक निकाय, वैधानिक निकाय या फिर सलाहकारी निकाय? तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो इसका जो सही विकल्प है वो बा विकल्प इसका बिल्कुल सही है, ठीक है ना। राज्य खाद्य आयोग यानी कि मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के बारे में इसमें चर्चा हो रही है। और इसका जो गठन हुआ था, ये हुआ था राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत इसका गठन किया गया था। और इसका गठन हुआ था 21 जुलाई, ध्यान रखिएगा, 21 जुलाई 2017 को इसका गठन किया था मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, ठीक है। तो ये आपको दोनों चीजें याद रखनी है। राज्य, ठीक है ना, राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत 21 जुलाई 2017 को इस आयोग का गठन किया गया था। और ये एक सांविधिक निकाय है, ठीक है ना, सांविधिक, ये जरूर आपको एक पर्टिकुलर वर्ड याद रखना है, सांविधिक निकाय है, ठीक है। लीजिए अगला प्रश्न आ गया आपके सामने। राज्य खाद्य आयोग का उद्देश्य किस लिए किया गया था, ठीक है ना, इसका जो उद्देश्य है वो क्या है और किसके लिए इसका गठन किया गया था? तो ये ऑप्शन है आपके सामने। वितरण में होने वाली धांधलियों को रोकने के लिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन तंत्र को मजबूत बनाना, बाजार में अनाज की कालाबाजारी पर रोक लगाना, या फिर चौथा, सभी प्रकार की लाभार्थी को संरक्षण प्रदान करना। तो इसमें से सही विकल्प चुनना है कि इनमें से कौन कौन से सही होंगे। आ 1 2 4, 2 3 4, 2 3 या फिर सभी सत्य हैं। तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो इसका जो सही विकल्प है वो आ वाला बिल्कुल सही विकल्प है। मतलब ऊपर के जो तीन है, पहला वाला विसरण में होने वाली जो धांधली हैं उनको रोकने के लिए, साथ में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का जो तंत्र है उसको मजबूत करना, और चौथा वाला सभी प्रकार के लाभार्थियों को संरक्षण प्रदान करना। इस तरीके से ये तीनों के तीनों जो पॉइंट हैं, ये तीनों के तीनों सही हैं और राज्य खाद्य आयोग का उद्देश्य इसी के लिए इसका गठन किया गया था। अगला प्रश्न आ गया, राज्य खाद्य आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? पिछले प्रश्न में ही मैं इसके बारे में जानकारी आपको दे चुका हूं। तो ऑप्शन आपके सामने है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2017, या फिर राष्ट्रीय पोषण मिशन, या फिर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत, या फिर दोनों बा और सा। तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो मैं आपको पिछले प्रश्न में ही बता चुका हूं, आप आराम से आसानी से बता सकते हैं। तो इसका जो गठन किया गया था वो किस अधिनियम के तहत किया गया था? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत इसका गठन किया गया था। और ये मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इसका गठन किया गया था। अगला प्रश्न आ गया, राज्य खाद्य आयोग का गठन किस तारीख को किया गया था? 20 जुलाई 2016, 21 जुलाई 2017, 20 जुलाई 2018, या फिर 21 जून 2017? इसको भी मैंने पिछले प्रश्न में आपको बारे में आपको जानकारी दे दी है। तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? बा वाला, 21 जुलाई 2017, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। 21 जुलाई 2017 को
इसका गठन किया गया था और इसका गठन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत किया गया था। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने, पांचवा, राज्य खाद्य आयोग के कितने सदस्यीय संस्थान है, इसमें कितने सदस्य होते हैं ये पूछा गया है। 5 सदस्यीय संस्थान है, 6 सदस्यीय संस्थान है, या फिर 7 या फिर 8। तो इसका सही विकल्प कौन सा है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है सा वाला। 7 सदस्यों का ये संस्थान होता है। इसमें 7 सदस्यों का पूरा एक ग्रुप होता है जिसमें कि एक अध्यक्ष, एक सचिव और 5 सदस्य होते हैं। जो सचिव होता है वो IAS, ठीक है ना, IAS कैटेगरी का होता है, जो कि इसमें सचिव नियुक्त किया जाता है। तो आपको इतना ध्यान रखना है, इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक सचिव होता है और 5 अन्य सदस्य। इस तरीके से टोटल 7 लोगों का ये समूह होता है, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, राज्य खाद्य आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन है? राजकिशोर स्वान, अरविंद सक्सेना, भास्कर चौबे या फिर जयंती पटनायक। तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो इसका जो सही विकल्प है वो आ वाला बिल्कुल सही विकल्प है। राजकिशोर स्वान जी इस समय वर्तमान अध्यक्ष हैं और ये एक भारतीय प्रशासनिक सेवा से हैं, ठीक है ना, यानी कि एक IAS ऑफिसर है, अधिकारी हैं ये, ठीक है, राजकिशोर स्वान। लीजिए अगला प्रश्न आ गया, राज्य खाद्य आयोग के संबंध में विचार करना है। ये 3 विकल्प दिए हैं। राज्य खाद्य आयोग में एक विशिष्ट और बहुसदस्यीय निकाय है, ठीक है ना। आयोग में कम से कम 2 महिलाओं के सदस्यों का प्रावधान है। और तीसरा, आयोग में एक सदस्य अनुसूचित जाति, एक सदस्य अनुसूचित जनजाति का इसमें प्रावधान है। तो इसमें से सही कथन अपन को छांटना है। तो आ केवल 1 और 2, केवल 2 3, केवल 1 3 या फिर दा सभी सत्य हैं। तो कौन सा विकल्प इसमें से सही होगा जो चुनना है अपने को? तो इसका जो दा विकल्प है वो बिल्कुल सही है, यानी कि ऊपर लिखे हुए तीनों कथन सही हैं। यानी कि राज्य खाद्य आयोग एक विशिष्ट और बहुसदस्यीय निकाय है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, 1 + 1 + 5। इस तरीके से 7 लोगों का ये समूह है, यानी कि बहुसदस्यीय निकाय कहलाता है। साथ ही साथ आयोग में कम से कम 2 महिला सदस्यों का प्रावधान है। ये महिला कुछ भी हो सकती हैं, या फिर अध्यक्ष हो सकती हैं, या सचिव हो सकती हैं, या फिर सदस्यों में हो सकती हैं, यानी कि इसमें 1-2 महिला होना आवश्यक है। तो इन 7 में से वो 2 कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इसमें एक सदस्य अनुसूचित जाति का होना चाहिए और एक सदस्य अनुसूचित जनजाति का होना बहुत आवश्यक है, ठीक है, यानी कि तीनों विकल्प बिल्कुल सही है। लीजिए अगला प्रश्न आ गया, खाद्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता कौन सी होनी चाहिए? ये विकल्प है आपके सामने, अखिल भारतीय सेवा या राज्य सिविल सेवा के लोग होनी चाहिए, कृषि, सिविल आपूर्ति, पोषण एवं स्वास्थ्य क्षेत्र से इनको विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए, साथ ही साथ विधि, मानव अधिकार मामलों में विख्यात व्यक्ति, लोक प्रशासन का इनको विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए, साथ ही साथ निर्धनों को खाद्य, ठीक है ना, पोषण संबंधी जानकारी में सुधार लाने संबंधी कार्यों का प्रमाणित इनके पास में रिकॉर्ड होना चाहिए। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही है ये अपने को पता लगाना है। 1 3 4, 2 3 4, 1 4 या फिर सभी जो ऊपर दिए हुए विकल्प वो सही हैं। तो इसका जो सही विकल्प कौन सा है? तो इसका ऊपर लिखे हुए जितने भी विकल्प हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि ऊपर के ये सारे सही हैं, यानी कि दा बिल्कुल सही है। यानी कि अखिल भारतीय सेवा और सिविल जो राज्य सिविल सेवा के लोग हैं वही इसमें सदस्य और अध्यक्ष बन सकते हैं। कृषि, सिविल आपूर्ति, पोषण और स्वास्थ्य क्षेत्र का इनको अनुभव होना चाहिए, साथ ही साथ में विधि यानी कि लॉ, ठीक है ना, और कानून का भी इनको ज्ञात होना जरूरी है। मानव अधिकार के मामले में भी इनके पास में विशिष्ट ज्ञान होना आवश्यक है, ठीक है ना। निर्धनों के खाद्य पोषण संबंधी अधिकारों को सुधार लाने के जो संबंधित कार्य होते हैं, ठीक है ना, उसके बारे में भी इनके पास में प्रमाणित रिकॉर्ड होना आवश्यक है, ठीक है। तो ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट है, इनको आपको ऐसे ही याद करना बहुत जरूरी है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अनअकैडमी आपके लिए लाया है एक फ्री प्लान जिसमें कि आपको एमपी के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का सुनहरा मौका मिलेगा। इसी के साथ में आपको मिलेगा 500 से ज्यादा फ्री लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरिंग के साथ में 20,000 से ज्यादा फ्री क्वेश्चंस, फ्री मॉक टेस्ट और उनके एनालिसिस, और इसके साथ में आपको अनअकैडमी और भी बहुत कुछ देगा।
फ्री प्लान एक्सेस करने के लिए आज ही डाउनलोड करें अनअकैडमी का ऐप और यूज करें मेरा रेफरल कोड जो कि रेड कैपिटल लेटर से लिखा हुआ है हरदयाल कुशवाहा। नाउ प्रतीक जैन एक्सक्लूसिवली अवेलेबल ऑन अनअकैडमी, जो कि है एमपी के बेस्ट फैकल्टी, टॉप एक्स फैकल्टी ऑफ आकार आईएएस एकेडमी, जो कि आपको कंप्लीट कवरेज देने वाले हैं पूरा मध्य प्रदेश के कोर्सेज का। और ये इनकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं 11 फरवरी 2021 से। यहाँ पे आपको मिलने वाला है कंप्लीट डाउट रेजोल्यूशंस, लाइव क्लासेस, क्विजेस और पीडीएफ नोट्स भी। क्या आप प्रीलिम्स 2020 क्रैक करने के लिए रेडी हैं? तो अभी एनरोल कीजिए प्रीलिम्स चैंपियनशिप में, जहां टॉप 3 रैंकर्स को मिलेगा 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शंस। ये चैंपियनशिप स्टार्ट हो चुकी है 6 फरवरी से। 6 फरवरी, 13 फरवरी, 20 फरवरी और 27 फरवरी, तो ये पूरी के पूरे टेस्ट कंडक्ट होने वाले हैं। तो अभी ज्वाइन कीजिए इस चैंपियनशिप को। इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से आप क्लिक करके इस चैंपियनशिप में ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी लेके आया है अचीवर बैच, जो कि है एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए। यहाँ पे आपको मिलेगा स्प्रिंट कोर्स थ्रू टॉपिक वाइज एमसीक्यू टेस्ट, जो कि है हिंदी मीडियम में। ज्वाइन करें इस बैच कोर्स को और पाएं एमपीपीएससी का संपूर्ण मार्गदर्शन। इसकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं 11 फरवरी से। इसका पहला सेशन जो कि 10 बजे से लेके 11 बजे तक होता है, दूसरा सेशन 5 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक होता है और तीसरा सेशन उसके बाद में 7 बजे से लेके 8 बजे तक चलता है। इसमें आपको एमपी के टॉप एजुकेशन पढ़ने का मौका मिलेगा, साथ ही साथ में 60 मिनट की कॉम्प्रिहेंसिव सेशंस विद एमसीक्यू टेस्ट फॉलोड बाय द डिटेल डिस्कशंस of the test, complete coverage of MPPSC prelims syllabus with PDF notes after each classes। आइए आप जान लेते हैं अनअकैडमी के प्लस बैचेस के बारे में, जो आपकी हर जरूरत के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट हैं। जी हाँ, 60 days live crash courses, recorded batches, PDF revision notes in every classes, best educators for your guidance, साथ ही साथ में लाइव एमसीक्यू रिवीजन बैचेस भी हैं, साथ में लाइव डाउट क्लियरिंग भी है और 20 से ज्यादा मॉक टेस्ट हैं जो कि प्रैक्टिस के लिए आपके लिए अवेलेबल हैं और 20,000 से ज्यादा यहाँ पर क्वेश्चंस हैं जो कि आपके प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल हैं प्लस बैचेस में। आइए अब जान लेते हैं अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है। बस आपको प्ले स्टोर पर जाना है और अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और इसमें अपना गोल एमपीपीएससी व्यापम सिलेक्ट करना है और प्लस कोर्सेज में जाकर मनचाहे बैच कोर्स को एनरोल करके गेट सब्सक्रिप्शन का जो बटन है वो क्लिक करना है। इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट पाने के लिए मेरा रेफरल कोड जो कि रेड कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है हरदयाल कुशवाहा, उसको एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे यू विल गेट 10% इंस्टेंट डिस्काउंट ऑन अवेलेबल फीस वैलिड टिल 28 फरवरी, पोस्ट दैट विल गेट ओनली 5% डिस्काउंट। तो देरी किस बात की है दोस्तों, आज ही अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और एमपीपीएससी और व्यापम को क्रैक करने के लिए तैयार हो जाइए। लेट्स क्रैक इट। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने। राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के जो कार्यकाल है वो कितना निर्धारित किया गया है? 4 वर्ष या फिर 60 वर्ष की आयु, 3 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु, 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु, या फिर 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। तो कौन सा इसमें विकल्प सही है? तो इसका जो विकल्प सा है, ठीक है ना, सा यानी कि सी, वो बिल्कुल सही है। यानी कि 5 वर्ष का जो कार्य है वो होना चाहिए या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो जाता है, ठीक है ना, तो उस समय उनका कार्य खत्म हो जाता है, ठीक है ना। और इनकी जो कार्यकाल का निर्धारण कौन करता है? राज्य सरकार, क्योंकि राज्य के द्वारा ही ये जो आयोग है ये गठित किया गया है, तो राज्य सरकार के द्वारा ये जो कार्यकाल है ये इसका निर्धारण किया जाता है। अगला प्रश्न आ गया, राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष और कार्यकाल का निर्धारण कौन करता है? पिछले प्रश्न में ही मैं आपको इसके बारे में जानकारी दे चुका हूं। राज्य विधानमंडल कानून बनाकर करता है, राज्यपाल या राज्य के मुख्य न्यायाधीश या फिर राज्य सरकार। तो इसका जो सही विकल्प है बिल्कुल आप बता सकते हैं अब, तो वो है राज्य सरकार। राज्य सरकार ही अध्यक्ष और जो सदस्य हैं उनके कार्यकाल का निर्धारण करती है। अगला प्रश्न आ गया, राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ते व शर्तों का निर्धारण कौन करता है? राज्यपाल, केंद्र सरकार, राज्य विधानमंडल या फिर राज्य सरकार। तो इसका जो सही विकल्प है वो है
राज्य सरकार के द्वारा ही इनके जो अध्यक्ष हैं और सदस्य हैं, उनके वेतन, भत्ते व शर्तों को निर्धारित किया जाता है, वो भी राज्य सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न आ गया, राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के जो वेतन भत्ते हैं वो किसके समान होंगे? राज्य के कैबिनेट मंत्री के समान, राज्य के निर्वाचन आयुक्त के समान, महाअधिवक्ता के समान होंगे या फिर निर्धारित नहीं है? तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो इसका द बिल्कुल सही विकल्प है, यानी कि इसका कोई निर्धारण नहीं है कि अध्यक्ष और सदस्यों के जो वेतन भत्ते हैं वो किसके समान दिए जाएंगे। अगला प्रश्न आ गया, जब आयोग किसी कार्य की जांच पड़ताल कर रहा हो तो उसे किस न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होंगी? कौन सा न्यायालय है जिसके थ्रू ये पूरी की पूरा जांच पड़ताल करेगा और उसके बाद में निर्णय सुनाएगा? फौजदारी न्यायालय, दीवानी न्यायालय, ट्रिब्यूनल न्यायालय या फिर विशेष न्यायालय? तो कौन सा विकल्प सही है इसका? तो इसका सही विकल्प है दीवानी न्यायालय। दीवानी न्यायालय की पूरी शक्तियां राज्य खाद्य आयोग है उसके पास में प्राप्त होती हैं जब भी वो किसी भी कार्य की जांच पड़ताल या फिर कोई भी सर्च करता है, ठीक है ना, तो उसके पास में पूरी दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती हैं। अगला प्रश्न आ गया, इनमें से कौन सी राज्य आयोग की शक्तियां हैं? पहला, शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना। दूसरा, अन्य विषयों पर राष्ट्रपति नियम द्वारा अवतरित करें। तीसरा, साक्ष्यों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए सम्मन जारी करना। तीसरा, दोषी पाए जाने पर दंडिक कार्रवाई करना। पांचवा, किसी प्रकार के दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना। या फिर छठवां, सामूहिक जुर्माना अध्यारोपित करना। तो इसमें से कौन से कूट हैं जो कि सही हैं? ये 6 कूट दिए गए हैं, तो 6 में से कौन कौन से सही हैं ये अपने को बताना है। तो पहला वाला सही है, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो कौन सा विकल्प है जो कि इसमें अपन जाएंगे? तो इसका जो सही विकल्प है वो है सा वाला, यानी कि 1, 2, 3 और 5 ये विकल्प है बिल्कुल सही है जो कि राज्य आयोग की शक्तियां होती हैं। एक मतलब शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना, जो शपथ पत्र दिए जाते हैं, साथ ही साथ अन्य विषयों पर राष्ट्रपति के नियम के द्वारा अवतरित करना, और साथ ही साथ तीसरा नंबर साक्ष्य और दस्तावेजों की परीक्षा करके उसके पर सम्मन जारी करना, और पांचवा नंबर कौन सा? ये वाला, किसी प्रकार के दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना। यानी कि ये चारों पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा, ठीक है ना, 1, 2, 3 और ये 4 हो गए, ठीक है। तो ये सारे के दिन ये चारों पॉइंट जिसके पास में राज्य आयोग के पास में ये चारों शक्तियां होती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया 15वां, और इस राज्य खाद्य आयोग पर ये आखिरी प्रश्न है और सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, क्योंकि इन्हीं पर से विकल्प में ही क्वेश्चन बनेंगे, तो इनको बिल्कुल आप समझ लीजिए, और कहीं पे कोई भी फैक्ट नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये प्रश्न कौन सा है? राज्य खाद्य आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? राज्यपाल को, राज्य विधानमंडल को, राज्य सरकार को या फिर केंद्र सरकार को? तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? देखिए, मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये जो राज्य खाद्य आयोग है इसका गठन कौन करता है? राज्य सरकार करती है। तो सीधी सी बात है, जो इसका गठन करता है, जो इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इनकी नियुक्ति करता है या फिर इनके सचिव की नियुक्ति करता है, इनके सदस्यों की नियुक्ति करता है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी राज्य खाद्य आयोग की वार्षिक रिपोर्ट की भी जिम्मेदारी राज्य सरकार के प्रति ही बनती है। तो जो वार्षिक रिपोर्ट है वो राज्य सरकार को ही सौंपता है, यानी कि सा विकल्प इसका बिल्कुल सही है। राज्य सरकार को ही ये पूरी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। वो बात अलग है कि राज्य सरकार इनकी सिफारिशें, अगर वो वार्षिक रिपोर्ट में कोई सिफारिश करती है, राज्य आयोग कोई सिफारिश करता है, तो उसको माने ना माने ये राज्य सरकार पर निर्भर करता है। राज्य सरकार इसके लिए बाध्य नहीं है कि राज्य खाद्य आयोग कोई वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करे और उसमें कोई सिफारिश करे तो उसको मानना अनिवार्य है। जरूरी नहीं है, राज्य सरकार उसको मानती भी है और नहीं भी मान सकती है, ठीक है। तो ये इसका विकल्प बिल्कुल सही है। तो ये थे टोटल 15 क्वेश्चन जो कि मैंने आपके सामने राज्य खाद्य आयोग पर रखे। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें, आपके कमेंट मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसी पर मैं ध्यान केंद्रित करते हुए अगले वीडियो पर भी पूरी कोशिश करता हूं कि आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस बनाकर लाऊं, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छे से हो पाए। और साथ ही साथ में आपका एक लाइक बहुत जरूरी है मेरे लिए, जो कि आप जब देख रहे हैं तो आप एक लाइक बटन जरूर प्रेस करें, और साथ ही साथ में इस वीडियो को जितना हो सके उतना
इसको शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा एमपीपीएससी की तैयारी करने वाले परीक्षार्थी इसको देख पाएँ और वो अपनी तैयारी पूरी कर पाएँ। ठीक है? और लगातार मेरी इस पर्टिकुलर सीरीज़ जो कि टॉपिक वाइज़ चल रही है, इसको जुड़े रहने के लिए आप मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लें, वो भी ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। ऑल का जो रेडियो बटन है, वो आपको क्लिक करना है, देन उसके बाद में आपको सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना है, जिससे कि आपको सारे वीडियोज़ जो भी मैं बना रहा हूँ, उनके नोटिफिकेशंस प्रॉपर आएँगे और सभी वीडियोज़ आप देख पाएँगे। एक भी वीडियो आपका मिस नहीं हो पाएगा और आपकी तैयारी अच्छे से हो पाएगी। तो इसी के साथ में अपना ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगला वीडियो टॉपिक वाइज़ लेकर फिर आपके सामने उपस्थित होऊँगा। तब तक आप मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट ट्यून करके रखें और प्लेलिस्ट से जो भी आपका जीके पार्ट है, जो आपका इनकम्प्लीट है, वहाँ से ट्यून करके वो जीके पार्ट कंप्लीट कर सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।